नमस्कार। आज हम भारतीय संघात्मक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने भारतीय संविधान सभा का अध्ययन किया था और आज हम भारतीय संघात्मक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे और संघात्मक व्यवस्था को एक के मूल लक्षण समझते हुए संघात्मकता की मूल अवधारणा समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे कि संघात्मक शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जहाँ शासन की शक्तियाँ दो स्तरों पर बटी होती हैं। एक पहला केंद्र या संघ के स्तर पे, दूसरा राज्य के स्तर पे। संघात्मक शासन व्यवस्था शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होता है और संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन, जो शासन की शक्ति हैं उसका विभाजन केंद्र और राज्य दो स्तरों पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त संघात्मक शासन प्रणाली में एक लिखित संविधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक लिखित संविधान नहीं होगा तब तक हम ये बात नहीं जान पाएंगे कि केंद्र और राज्य में किसके पास कौन सी शक्ति है। इसलिए संघात्मक शासन प्रणाली मूलतः एक लिखित संविधान को अनिवार्य बना देती है। इसलिए दुनिया के जितने भी संघात्मक शासन प्रणाली वाले देश हैं वहाँ एक लिखित संविधान मौजूद है। दूसरा, संघात्मक शासन प्रणाली में एक सर्वोच्च न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि अगर शक्तियों का विभाजन दो स्तरों पे किया गया है और शक्तियों को लेकर कई बार यदि केंद्र और राज्य में विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में ये बात आवश्यक हो जाती है कि कोई मशीनरी ऐसी हो या कोई कार्यप्रणाली ऐसी है जो केंद्र बनाम राज्य के मध्य विवादों का निस्तारण कर पाए। और इस हेतु सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार केंद्र बनाम राज्य के विवादों को निपटाना होता है। तो संघात्मक शासन प्रणाली के जो पहला लक्षण है केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन। एक, उस शक्तियों के विभाजन को जानने के लिए एक लिखित संविधान की व्यवस्था। दो, और तीसरा है कि एक सर्वोच्च न्यायपालिका जो केंद्र और राज्य दोनों के मध्य जो विवाद हैं या संघर्ष है उनका निपटारा कानूनी रूप से कर पाए। तो संघात्मक शासन प्रणाली में ये तीन मूल लक्षण पाए जाते हैं। भारत में भी एक संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है और उस संघात्मक शासन प्रणाली में शासन व्यवस्था दो स्तरों पर बटी है, केंद्र और राज्य। दूसरा जो लक्षण है एक लिखित संविधान, वो भारतीय संघात्मक व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है कि भारत में एक लिखित संविधान और विस्तृत संविधान मौजूद है और साथ ही साथ एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जिसका प्रारंभिक अपीलीय जो अधिकार है वो केंद्र बनाम राज्य या राज्य और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निपटारा है। तो इस रूप में भारत में जो संघात्मक व्यवस्था के लक्षण पूर्ण रूप से पाए जाते हैं और इस रूप में भारतीय व्यवस्था को हम संघात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में ये बात भी कही जाती है कि संघात्मक शासन प्रणाली उन देशों में अपनाई जाती है जहाँ जो देश बहुत बड़े हैं, जहाँ भौगोलिक विविधता है, जहाँ सांस्कृतिक विविधता है, धार्मिक विविधता है और ऐसे विविधता वाले देशों में शासन का संचालन एक ही केंद्र से नहीं हो सकता और इसलिए शक्तियों का विभाजन स्थानीय स्तर पर करना आवश्यक हो जाता है। इस हेतु राज्यों का एक संवैधानिक इकाइयों के रूप में गठन किया जाता है। दुनिया में इस चीज़ का अपवाद सिर्फ चीन है जहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली नहीं बल्कि एकात्मक शासन प्रणाली है
इसके अलावा दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं उन्होंने अपनी शासन प्रणाली को संघात्मक शासन प्रणाली के रूप में बनाया, चाहे वो कनाडा का हो, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो। बड़े देशों में शासन के स्तर का भी और जहाँ भौगोलिक या सांस्कृतिक विविधताएं बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, वहाँ पर शासन को 2 स्तरों पे बांट दिया जाता है, क्योंकि ऐसे देश का संचालन एक ही केंद्र या एक ही जगह से हो पाना संभव नहीं होता। तो इस रूप में हमने ये बात समझी कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली मौजूद है और उसके वो सारे लक्षण मौजूद हैं जो एक संघात्मक शासन प्रणाली वाली व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं। परंतु संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में जो भारतीय स्वरूप है वो अमेरिकी संघात्मक शासन प्रणाली या किसी भी एक दूसरे देश की संघात्मक शासन प्रणाली से अलग है। पहले तो हम ये बात समझें कि भारत जिस औपनिवेशिक शक्ति के अधीन रहा, इंग्लैंड, वहाँ पर एकात्मक शासन प्रणाली है। इंग्लैंड एक छोटा सा द्वीप है और कोई बहुत बड़ा देश न होने के कारण इतने बड़े देश का प्रशासन इंग्लैंड का एकात्मक शासन प्रणाली के माध्यम से किया जाता था, वर्तमान में भी। लेकिन भारत क्योंकि एक बड़ा देश था और हम जिस औपनिवेशिक शक्ति के अधीन थे वे एकात्मक शासन प्रणाली थी, लेकिन 1919, 1935 या 1909 के अगर आप अधिनियमों को पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि इंग्लैंड खुद एक एकात्मक शासन प्रणाली वाला देश था, परंतु वह भारत में एक संघात्मक शासन प्रणाली को जन्म दे रहा था। 1919 के अधिनियम में हम पूर्व में चर्चा कर चुके थे कि द्वैध शासन अस्तित्व में आया और पहली बार प्रांतों को शासन की शक्तियों का विभाजन 2 स्तरों पर किया गया, केंद्र और राज्य। और 1935 के अधिनियम में तो प्रांतों को एक पृथक और स्वायत्त पहचान मिल गई और शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य में किया गया। तो भारत में एक लंबा अनुभव हमें संघात्मक शासन प्रणाली का रहा है। तो संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे तो इस बात का अच्छी तरह अनुभव रखते थे कि भारत भौगोलिक विविधताओं वाला देश है, सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है, इसका आकार विशालकाय है, तो इस देश का शासन भी एक स्थान से नहीं चल सकता। इस देश के शासन को भी हमें 2 स्तरों पर बांटना पड़ेगा, केंद्र और बनाम राज्य। इस वजह से भारतीय संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था को अपनाया गया और इसी वजह से संघात्मक शासन प्रणाली का उल्लेख यद्यपि प्रस्तावना में नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ये भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।